गणेश चतुर्थी के दिन देश को दो बड़ी सौगात मिली। देश को नया संसद भवन मिला तो 3 दशक से अटका पड़ा महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। इस बिल के पारित होने के बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि ये नए परिसीमन के बाद लागू होगा। परिसीमन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही होगा। 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले जनगणना और परिसीमन कराना करीब करीब असंभव है। इससे साफ है कि अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव समय पर हुए तो इस बार आरक्षण लागू नहीं होगा। लेकिन इसको लेकर श्रेय की सियासत शुरू हो गई है। इसकी झलक संसद में भी दिखी जब बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर आमने सामने थे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस की कमजोर इच्छा शक्ति के चलते ये बिल लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका। तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान बिल लाया गया था, ये बिल अभी मौजूद है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम नया बिल लाए हैं, आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। अध्यक्ष जी, 239AA के माध्यम से 33% सीटें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। महिला आरक्षण बिल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पेश हुआ है। ऐसे में यहाँ भी इस पर सियासत तेज हो चली है। बीजेपी से नारी शक्ति को मोदी सरकार की सौगात बता रही है तो कांग्रेस इसे अपनी देन बताने में जुटी है। देश की हमारी सरकार ने देश भर की मातृ शक्तियों को एक बहुत बड़ा उपहार आज दिया है और मुझे लगता है कि वास्तव में मेरी पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने साबित कर दिया कि हमारी प्रतिबद्धता महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण थी, है और हमेशा रहेगी। इस महिला आरक्षण बिल का प्रस्तुत होना एक सुखद भविष्य का संकेत है। राजीव जी ने 93 में संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिलाया था। ये 30% आरक्षण तब महिलाओं को मिला था। 2010 में यूपीए की सरकार में राज्यसभा में ये बिल पारित हुआ। लोकसभा में इसलिए नहीं पारित हो पाया क्योंकि कांग्रेस के पास पूरी गिनती नहीं थी। जब 2023 में हम लोग खड़े हैं, जब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस देश की महिलाएं अब उनका साथ नहीं देगी, तो कहीं न कहीं महिलाओं को लुभाने के लिए वो ये बिल ला रहे हैं। पर धन्यवाद सोनिया जी का और आभार राजीव जी का, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का इतना बड़ा सपना देखा। महिला आरक्षण बिल की लड़ाई 4 दशक से भी पुरानी है। पहली बार इंदिरा गांधी के समय 1975 में महिलाओं के लिए आरक्षण की भी बात कही गई। इसके बाद 80 के दशक में राजीव सरकार इस पर आगे बढ़ी। बाद में देवेगौड़ा और अटल सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश करने की कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुए। यूपीए सरकार ने इसे पारित कराना चाहा तो सहयोगी दल रोड़ा अटकाने लगे। सपा और आरजेडी इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटे की मांग कर रहे थे। राज्यसभा में तो बिल पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो सका। तय है ऐसे में दोनों पार्टियां इस पर श्रेय लेने की कोशिश करेंगी। देखना यह है कि महिलाएं किसको इसका श्रेय देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा शक्ति श्रेय सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले
IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या मोदी सरकार ने फिर चल दिया एक और मास्टर स्ट्रोक? महिलाओं को 33% आरक्षण से कितनी बदलेगी सियासत? मध्य प्रदेश के चुनाव में महिला आरक्षण का कितना असर? महिला आरक्षण बिल पर श्रेय लेने की होड़ में कौन मारेगा बाजी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मोदी सरकार कहीं ना कहीं उन विषयों को गाहे बगाहे छू लेती है, उन्हें धरातल पर लागू करने का श्रेय और यश ले लेती है, जिससे बहुत बड़ी जनभावनाएं और जन आकांक्षाएं जुड़ी रहती हैं। महिला आरक्षण, वो भी राजनीति में 33% महिला आरक्षण की बात गाहे बगाहे उठती रही है। तमाम प्रगतिशील लोगों ने अन्य पार्टियों में भी ये बात उठाई है। तो ये ऐसा मुद्दा था जिस पर सभी पार्टियों से आवाज आती थी, लेकिन नीतिगत निर्णय लेने वाली बात आई तो मोदी सरकार ने एक विशेष सत्र आहूत किया और वो सत्र, उसका श्री गणेश शक्ति को शक्ति संपन्न बनाने के लिए समर्पित कर दिया। अब इस पर आलोचनात्मक टिप्पणियां आ रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आलोचना इस विषय पर गले की फांस भी बन सकती है, इसलिए बड़ा संतुलित बोल रहे हैं। हो सकता है कि ये योजना इस विधानसभा चुनाव में लागू ना हो पाए, क्योंकि परिसीमन से लेकर और तमाम कार्यवाहियां करनी पड़ेंगी, लेकिन अभिप्राय क्लियर है, उद्देश्य क्लियर है, इंटेंशन स्पष्ट है कि महिलाओं को 33% आरक्षण राजनीति में भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। अब उससे एक चीज स्पष्ट हो गई कि इस समय पर जो महिला दावेदार हैं, भले ही वो क्षेत्र अभी आरक्षित हो ना हो, लेकिन अगर वो सक्रिय हैं, उनमें संभावना है, तो इस बार उनको ज्यादा से ज्यादा टिकट मिलने की संभावना बलवती हो गई है, क्योंकि अगली बार से तो आरक्षण होगा, तय हो जाएगा कि इतनी सीटों पर देना ही है। तो 33% महिला नेत्रियों की, सक्रिय महिला नेत्रियों की संख्या तैयार करना भी एक बड़ा काम है, क्योंकि जैसे सरपंच महिलाएं होती हैं तो सरपंच पति काम करते हैं, तो ये विधायिका में ये नहीं चल पाएगा। तो सक्रिय महिला नेत्री हो, सक्रिय कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी का महिला संगठन है, कांग्रेस का भी है, तो एक अच्छा सुखद संकेत है। जिस प्रकार से इस सत्र को लेकर तमाम आशंकाएं जाहिर की जा रही थी कि जाने कौन सा निर्णय लिया जाएगा, सत्र आहूत करने का तरीका सही नहीं है, और आज देश की सर्वोच्च जो सदन है वो आज अपने नए भवन में लगी, श्री गणेश हुआ और हमारी पुरानी संसद को संविधान भवन का नाम दे दिया गया। एक बहुत ही अच्छा निर्णय इसको कहा जा सकता है, और अच्छे निर्णय की वाही चुनाव का समय है तो कांग्रेस को मिलना तय है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं मिलन भार्गव जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। और जैसा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति है, थोड़ा पीछे चल रही है भारतीय जनता पार्टी से, तो प्रवक्ता महोदय भी अपने तय समय से पीछे हैं, लेकिन आ जाएंगे। कांग्रेस आ तो जाती है हालांकि फाइट में, और ये स्पष्ट करता है कि हम, हालांकि अब चर्चाओं को बहुत ज्यादा महत्व मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी श्री गणेश आज पहला दिन है। किसी भी चीज की श्री गणेश कैसे होती है, चर्चा का श्री गणेश बड़ी चर्चा है। तो एक बड़ी पार्टी की अनुपस्थिति में जनता जनार्दन से निवेदन है, वैसे तो मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं, मतलब निष्पक्ष तो कुछ होता नहीं है, न्यूट्रलिटी एक चीज है, जहां आप एक ऐसी स्थिति में होते हो कि इधर उधर जा सकते हो। वो कुल मिला के किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति है, और वो महज बर्बादी भी है कि अगर एक गाड़ी स्टार्ट है और न्यूट्रल में खड़ी है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो या तो रिवर्स हो या फॉरवर्ड हो। निष्पक्षता एक कपोल कल्पना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोग सापेक्ष होकर निरपेक्षता का लवादा उड़ लेते हैं, वो चतुर होते हैं, वो उतने, उसके लिए बहुत सारे चेहरे चाहिए, बहुत सारा टैलेंट चाहिए, बहुत सारा अभिनय चाहिए, तब जाके वो निष्पक्षता का ढोंग हो सकता है, अन्यथा निष्पक्ष कुछ होता नहीं।
और जब तक आप निष्पक्ष हैं या न्यूट्रल हैं तब तक आप यूजलेस हैं। उससे अच्छा है कि बंद कर लो, योग करो। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में मिलन जी से ही पूछ लेते हैं। मिलन जी, चुनाव का श्रेय लेने की बात आ रही है कि भाई चुनाव के पहले ये घोषणा कर दें तो परिसीमन वगैरह चलेगा, भाई भाई हो जाएगी, इतना बड़ा निर्णय है, इतना बड़ा देश है, लागू हो नहीं पाएगा, ये तो तय है, 2 महीने भी नहीं बचे हैं। लेकिन चूंकि इंटेंशन क्लियर होगा तो यस तो मिलेगा। देखिए नवीन जी, आज जिस दिन की हम बात कर रहे हैं और जिस दिन हम रात्रि में इस विषय पर बात कर रहे हैं, ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाला तारीख है जब भारत के लोकतंत्र में एक और मजबूत अध्याय लिखा गया, वो भी लोकतंत्र के उस मंदिर में जिसमें आज नवीन कार्यालय, जिस नवीन सदन में बैठकर जो निर्णय लिया गया, ये इतिहास रच देने वाला कार्य है, जिसमें देश की आधी आबादी जो महिलाओं से भरी पड़ी है, महिला योग्यताओं से भरी पड़ी है, जिसको दबाया गया, कुचला गया, जिसको रोका गया, उस दबी जुबान को आज सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से इसकी वाहवाही हो रही है और सब तरफ खुशी का माहौल है। लेकिन दुखी कुछ हैं तो वो विपक्षी दल हैं और श्रेय लेने की होड़ भी वो कर रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार की बातें आ रही हैं। यदि इतने लोकतंत्र में उनकी महती भूमिका थी तो ये निर्णय वो ले क्यों नहीं पाए। आज देश में निर्णय हो रहा है तो इसकी वाहवाही भी करनी चाहिए और इसको मानना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कर दिखाया है वो निश्चित रूप से इस आबादी को लाभ होगा। और जिस देश की संस्कृति में ही समाहित है कि महिलाओं को शक्ति के रूप में पूजा जाता है और ये भी कहा जाता है कि जिस जगह नारी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है वहां देवता स्वयं विराजित होते हैं। तो ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है और इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का, उसको सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, चाहे वो योजनाओं के माध्यम से कानून बनाने की बात हो। आप देखिए महिलाओं के लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सर्वोच्च पद पर भी एक महिला को आसीन करके, जो इस वर्ग से आती है, आदिवासी वर्ग से आती है, जिसको विकास से अछूता सैकड़ों वर्षों से रखा गया, उसमें आजादी से लेकर अब तक जिस प्रकार से सरकारों ने धोखा किया, धोखेबाजी की, विश्वासघात किया, बड़ी बड़े लाभ और बड़ी बड़ी योजनाएं दिखाकर उनकी जमीनों तक को छीना, आज उस वर्ग की महिला इस देश की सर्वोच्च पद पर आसीन है। तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सशक्त भावना और सशक्त इच्छा का एक प्रतीक है, जो आज भी एक माहौल बनाकर दे रहा है और देश में महिलाओं की आवाज को सशक्त कर रहा है। तो मुझे लगता है ये स्वर्णिम काल का कालखंड और ये बधाई सबको देना चाहिए सरकार को कि सदन में इतना बढ़िया और अच्छा सशक्त निर्णय लिया गया। निश्चित रूप से ये आगे चलकर बहुत फलीभूत होगा और महिलाओं को सशक्त करेगा। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देखिए कांग्रेस टक्कर में तो है, मैं बहुत श्योर था कि पहला राउंड खत्म होने के पहले कांग्रेस आ जाएगी। तो आपने भले ही 39 सीटों पर घोषित कर दी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पटल पर नहीं है। अमित जी, ये जो निर्णय हुआ है 33% आरक्षण, जो राजनीति में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, इस पर कांग्रेस भी इसका खुले दिल से स्वागत कर रही है। ये अच्छी बात है, लोकतंत्र में अच्छे निर्णयों का स्वागत होना चाहिए। लेकिन दबी जुबान में आप ये भी कह रहे हो कि पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कवायद है, नहीं तो थोड़ा पहले कर लेते हो, कम से कम परसीमन वगैरह हो जाता। अब 1 महीने चुनाव को बचे हैं, उस समय पे 5 राज्यों में ये नहीं होगा और आगामी लोकसभा में भी बहुत ज़्यादा चुनाव समय नहीं बचा है। तो एक बड़ी प्रक्रिया है परसीमन से लेके आरक्षण तय करने की, तमाम और अन्य औपचारिकताएं पूरा करने की, कैसे कर पाएंगे। तो ये सब बातें भी आप लोग कर रहे हो, उसकी टेक्निकलिटी पे जा रहे हैं। देखिए नवीन जी, आज मेरे ख्याल से 2010 के बाद बड़ा ऐतिहासिक दिन भारत की संसद ने एक महिलाओं के सशक्त अधिकार को देने का काम किया है। निश्चित तौर पे मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के मिलन भाई, मेरे प्रवक्ता बता रहे थे कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, आज ऐतिहासिक चीज़ें हो गई। लेकिन शायद अगर सच का सामना अगर कोई कर सके और सच अगर कह सके सरकार, तो निश्चित तौर पे 2010 को याद करना चाहिए, सोनिया गांधी की वो चिट्ठी को याद करना चाहिए जो UPA 2 की गवर्नमेंट ने जब ये प्रस्ताव राज्यसभा में लेके आए, और राज्यसभा में चूंकि कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था, उस आधार पर उसको पास कर उस
को लोकसभा के लिए भेजा जाता और मंशा की प्रश्न अगर मैं जहां तक करूं, अगर लोकसभा में अगर आपका समर्थन होता तो शायद ये ऐतिहासिक पल और क्षण 2010 में ही फलीभूत होता। नहीं तो और आपका इनका समर्थन से क्या था? आपके पास तो फुल समर्थन था। नवीन जी लोकसभा में नहीं था, लोकसभा में नहीं था, राज्यसभा में इसलिए 2010 में पास किया। सहयोगी घटकों को मिला के भी नहीं था। दूसरी बात, अगर हम इस चर्चा पर आए, इस बात पर कि महिलाओं के अधिकारों की अगर बात करी, तो मैं समझता हूं कि इंदिरा गांधी जी से महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार की जिम्मेदारी की, नैतिकता की अगर बात करें, कई ऐसे प्रदेश हैं, चाहे दिल्ली की शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हो, केरल की मुख्यमंत्री हो, तमाम कई ऐसे चेहरे जो देश में पहली राष्ट्रपति बनाने का अगर किसी ने काम किया तो वो गर्व है मुझे अपनी पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी ने करा। देश में पहली मुख्यमंत्री बनाने, महिला को बनाने का काम किया तो गर्व है अपनी पार्टी पर। ऐसे तमाम जनप्रतिनिधि भी बनाने का काम अगर किसी ने, उनके अधिकारों को देने का काम किया, तो महिलाओं को सशक्त करने की सिर्फ भाषण या घोषणा नहीं करी, उनको सशक्त करने का उनको अधिकार दिया और अधिकार देने के बाद सत्ता में आधी भागीदारी का दृढ़ संकल्प लेके उस संघर्ष को आगे बढ़ाया। आज मैं समझता हूं कि वो क्षण, मैं प्रशंसा करता हूं ऐसे क्षण की कि आज जो आधी आबादी की बात थी आज शायद पूरी हो गई और जनता ने और संसद ने, सारे संसदों ने नहीं, आधी आबादी की जो बात थी वो पूरी नहीं हो गई। आधी आबादी की पूरी बात की शुरुआत हो गई। आधी आबादी की बात तो आधे से ज्यादा पे पूरी होगी। लेकिन आधी आबादी की पूरी बात की शुरुआत भी एक अच्छे पल से बहुत अच्छा अद्भुत है। इस बात मैं तो इस पर बिल्कुल संकीर्तन करने तैयार हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से लेकिन मेरे लिए ये शुरुआत है। मतलब हाँ, नहीं नवीन जी, निश्चित ही हमने भी आज एक शुरुआत की है। मतलब ये इसको ऐसा नहीं कह सकते कि मैं मोदी जी से प्रभावित हूँ। हमने भी एक शुरुआत की है कि भाई चैनल में हमारे जितने भी सहकर्मी हैं, अगर उनके यहाँ इस पूरे वर्ष में बेटी जन्म होती है, उसका पहले से लेकर अगर 5वें वर्ष तक वो उस जन्म लेती है, तो चैनल उपहार स्वरूप उनको यथासंभव, हमारी क्षमताएं साइकिल की हैं तो साइकिल प्रदान करेगा, है ना। तो ये लेकिन ये मेरी सोच की शुरुआत है, ये मेरा अंत नहीं है। तो नवीन जी, सोच भी जब सार्थक एक समय होता है, और सोच तो पहले से जन्म लेती है। निश्चित तौर पे नारी ही शक्ति है, ये सोच बहुत पहले जन्म ले चुकी थी और आज उसकी शुरुआत, जैसा आपने कहा कि शुरुआत तो पहले हो चुकी, लेकिन आज अधिकारों की शुरुआत हो गई। योगी जी बैठे हुए हैं, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। योगी जी, देखिए, निमित्त एक बड़ा गहन और गूढ़ शब्द है। ईश्वर तो सब करना धरना तो सब करता धरता तो वही है, लेकिन वो निमित्त जिसको चुनता है विध्वंस के लिए और सृजन के लिए, दोनों ही हैं। जब वो दोनों ही तरीके के निमित्त चुनता है, राम भी उन्हीं की कृति है और रावण भी उन्हीं की कृति है। तो अब मोदी जी 2014 से ऐसे तमाम निर्णय, चाहे वो धारा 370, 35A हो, या ये 3 तलाक हो, या राम मंदिर का हो, या फिर अब ये डिसीजन हुआ है 33% का आरक्षण राजनीति में, तो ये जो निमित्त वो बन रहे हैं, निमित्त का यश और अपयश मिलना स्वाभाविक है। आपको क्या लगता है कि ये, एक तो राम मंदिर अभी जनवरी में वहाँ जय सिया राम बोलना ही, अयोध्या देखिए उसका मतलब कायाकल्प हो गया, और फिर ये निर्णय, तो ये सोने पे सुहागा नहीं हो जाए? नहीं, बिल्कुल होगा, सोने पे सुहागा ही होगा ये। और इसके पीछे भाजपा बहुत दिनों से काम भी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये एक ऐसा विषय है, आप देखिए कि मोदी जी ने ऐसे विषयों में हाथ डाला, ऐसे मुद्दों पर हाथ डाला जिनमें लोग शुरुआत करने से डरते थे। धारा 370 का जैसे आपने जिक्र किया, वो तो ऐसा था कि लोग कहते थे कि यहाँ तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया। और जब आप ऐसे काम करते हो तो देश आपके साथ खड़ा हो जाता है। और इसलिए आज जो महिला आरक्षण का जो जैसे ही संसद में पेश हुआ, विपक्षी दलों की स्थिति सांप और छछूंदर जैसी हो रही है, ना निगलने का बन रहा है ना बोलने का बन रहा है। यद्यपि ये बात सही है कि कांग्रेस ने इसके पहले प्रयास किए थे, लेकिन अभी जैसे अमित भाई बता रहे थे कि नहीं, लेकिन मेरा कहना यह था कि कांग्रेस जैसे अभी कर रही है गठबंधन,
अलायंस बना रही है, ऐसा इंडिया तब बना लेती तो मतलब मिसेज इंडिया कॉन्सेप्ट ले आती तो यस मिल जाता। नहीं, कांग्रेस ने ऐसा इंडिया बनाया था लेकिन उसका नाम यूपीए था। और महत्वपूर्ण बात इस बिल में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आप देखिए कि कांग्रेस के जब ये बिल लेके आई तो बीजेपी ने उसका विरोध नहीं किया। कांग्रेस के घटक दल समाजवादी पार्टी और लालू यादव जी इन्होंने इतना तीखा विरोध किया और बेवजह विरोध किया और ऐसे कुतर कर रखे, संसद में ऐसा हंगामा मचाया कि क्लास के बच्चे क्या शोर मचाएंगे। उनकी मंशा नहीं थी कि ये बिल पारित हो जाए, वरना ये बिल उसी समय पारित हो जाता। और यूपीए यदि इन दो को मना लेती या दो को थोड़ा सा सहमत कर लेती तो डेफिनेटली ये बिल उस समय पास हो जाता। लेकिन ये जो आपने एक बात की, जो निमित्त बनने वाली बात है, तो ये निमित्त आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया कि कई चीज़ों के लिए भगवान ने मुझे भेजा है, तो उन्होंने एक इसका उदाहरण भी दिया। और ये भी आप देखो कि नया संसद भवन बनाया, गणेश चतुर्थी के दिन उसका उद्घाटन हुआ और पहला कोई काम उन्होंने किया तो महिला आरक्षण का काम किया। एक बात और मैं कह के बात को विराम दूंगा कि अभी तक संसद में जितने भी संशोधन हुए होंगे वो या तो 18% वालों के लिए हुए होंगे, 10% वालों के लिए हुए होंगे, अल्पसंख्यकों के लिए हुए होंगे, पिछड़े के लिए, दलितों के लिए, इन सब के लिए होंगे। पहला आरक्षण विधेयक ऐसा जो 50% आबादी के लिए पास हुआ है और हर वर्ग के लिए। मिलन जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जिस प्रकार से विधेयक आया है तो जो विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव हैं 5 राज्यों में इसलिए इस तरह के निर्णय लिए गए। देखिए, जब इससे पहले भी जब धारा 370 को हटाया गया, जैसे योगेश जी ने बताया कि धारा 370 को लेकर ऐसा भ्रम कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने फैलाया कि साहब इसको हटाएंगे तो आगजनी हो जाएगी और फलाना ही हो जाएगा, ठिकाना ही हो जाएगा, मारकाट मच जाएगी। राम मंदिर का निर्णय आएगा तो साहब तो उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी ने तमाम हथकंडे अपनाए कि निर्णय ना आए साहब, राम मंदिर ना बने, क्यों नहीं तो आग लग जाएगी पूरे देश में। लेकिन ऐसे ऐसे निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, बहुत ही साइलेंट तरीके से, और उसको निपटाकर देश को सशक्त बनाने के लिए जिस तरफ से दिशा में आगे बढ़े हैं। आज चाहे वो महिलाओं के निर्णय की बात हो, 3 तलाक की बात हो, 3 तलाक पर भी आप देखिए किस प्रकार का भ्रम फैलाया, और उसके बाद भी बहुत सारे कोशिशें की गई देश में अराजकता का माहौल निर्मित हो, दंगे फसाद हो। आप दंगे भी नहीं हो रहे तो बड़ा पेट में दर्द है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन आप देखिए जिस महिला अधिकारों की आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशक्तता के साथ की, कानून बनाकर की है, उसमें सम्मान दिया है, उनके अधिकारों को सशक्त किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य देखिए, मध्य प्रदेश में इनके तमाम नेता महिलाओं को टंचमाल कह देते हैं, आइटम कह देते हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन कह देते हैं। ये 3 लीडर जो आज भी इनका चेहरे बने हुए हैं, इनका एक रैली हो रही है, उस रैली का आता पता नहीं है, रथों का आता पता नहीं है। रथ हमारे नकल मारने के लिए अक्ल चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा को नकल मान के इन्होंने अक्ल नहीं चलाई, आज रथ भी गायब है इनके। और तो देखिए जो पोस्टर डिजाइन किया गया है उसमें एक महिला नेत्री को जगह नहीं दी गई है। ये महिलाओं को देखिए, ये तो जिस प्रकार से सामंतवादी सोच के लोग हैं, ये महिलाओं को दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, उनको सशक्त करना नहीं चाहते। अभी पिछले महीने देखिए आप पीसीसी में तो पहले तो बकरा ईद ही हुआ करती थी साहब, हिंदू त्योहारों को मनाने की रीत नहीं रही। लेकिन इनका सुंदरकांड होता है तो एक महिला को भगा दिया जाता है, खदेड़ा जाता है और उस पर उत्साह दिखाया जाता है, कार्रवाई नहीं होती। प्रतिक्रिया ले लेता हूं, महिलाओं के सम्मान की बात, प्रतिक्रिया ले लेता हूं 2 ध्यानाकर्षण के साथ के जो आपके रथ पे 11 लोगों की फोटो है, उसमें महिलाओं की 2-3 फोटो अब बढ़वा दो आप, भले ही वो 14 हो जाए तो कहने में अच्छा लगेगा। दूसरा, रथ के लिए सिर्फ साहस और संकल्प नहीं चाहिए होता, रथ के लिए चाहिए होता पैसा। सीट के हाइड्रोलिक तो है नहीं, वो शीशा ऐसे ऐसे करके आधा देश 90% शीशा ऐसे चढ़ाता है देश, जिनके पास कार है 90% पे तो है ही नहीं जो शीशा चढ़ा सके, उनमें से 90% ऐसे चढ़ाता है, फिर हाइड्रोलिक पर थोड़ा लगता है पैसा। तो अभी कांग्रेस पे कम है भाई, 1-2 जगह सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ से जितनी पूर्ति हो पा रही उतनी ही हो रही है, उसमें भी बहुत सारी एजेंसियां ऐसे बैठी हुई हैं। ऐसे आप आरोप लगाते हैं, मुझे नहीं लगता होगा कि इतना कमाया जाता होगा। ईमानदार मतलब जितनी पत्रकारिता ईमानदारी से भरी है, राजनीति भी उतनी ही ईमानदारी से भरी हुई है। 2 जो क्षेत्र हैं ये बहुत ही निष्कलंक और निष्पक्ष हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी तो अमित जी बताएंगे। अमित जी, ये जो निर्णय हैं, आप हमेशा निर्णय थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि कुछ समय से कांग्रेस जैसे छोटे बच्चे कहते थे, एक शब्द होता था कि कॉपी कैट, मतलब कुछ भी मौलिक नहीं है। वो लाडली बहना लाए तो आप लाडली महिला सम्मान ले आए, कॉपी कर रहे हैं, कुछ मौलिक लेके नहीं आ पा रहे हैं, पहले लेके नहीं आ पा रहे हैं, और भावनाओं में मोल तोल होता नहीं है। एक बार डिबेट में पीछे थोड़ा लेट चलेगा, लेकिन योजनाओं में तो पहला होना चाहिए।
नवीन जी, मैं पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी के जवाब दे दूं। एक तो महिलाओं की बात करी कि आज उन्हें ये दिक्कत हो रही है कि कांग्रेस के बैनर पे एक भी महिला नहीं है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि जहां उमा भारती जी के कंधों पर सरकार बनी थी और इन सारे पुरुषों ने उस बेचारी उमा भारती जी को कहाँ लाके पहले झांसी भेज दिया। वो कहती रही कि मुझे भोपाल बुला लो, ट्रेन से भोपाल बुला लो। वो महिला बेचारी भोपाल कैसे जैसे करके आ भी गई, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश आकर बेचारी आके जो शराब कर नीतियों के खिलाफ और शराब माफियाओं के खिलाफ वो आंदोलन करती रहीं और इतनी विवश हो गई, इन्होंने इतनी नारी शक्ति की चिंता करी कि वो शराब की दुकान पर पत्थर तक फेंकने लगी। तो नारी शक्ति की तो कितनी चिंता, और नारी पर किस तरीके से अपमानित कर कर बाहर निकाला गया, और बाहर निकाल के किस षड्यंत्रकारी तरीके से पहले शिवराज बाबूलाल गौर बन गए, फिर शिवराज सिंह चौहान बन गए, जो लगातार अब तो होगा नहीं ना, अब तो सीधा मैं पूरी बात कहना चाहता हूं। दूसरी बात, अब इन्होंने मिलन जी ने कहा कि कांग्रेस के दंगे नहीं हो रहे, पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, दंगे नहीं हो रहे, देश जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, राज्य के राज जल रहे हैं। मिलन जी किस उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, किस आंखों से बंद कर सत्ता कर रहे हैं, और एक बड़े चैनल पर आकर आप मजाक उड़ा रहे हैं महिलाओं का भी, और मजाक उड़ा रहे हैं कानून का। बड़े छोटे की बात नहीं, मजाक तो कहीं नहीं उड़ाना चाहिए। मैं अंतिम प्रतिक्रिया की बात, अंतिम प्रतिक्रिया योगी राज जी, मूलतः मैं उसी पे आऊंगा कि आप ये देखिए कि अब कहीं ना कहीं चुनाव जो है देश की आधी आबादी पर केंद्रित होते जा रहे हैं। अभी जो योजनाएं आ रही हैं, चाहे छात्रवृत्ति की हो, लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, ये सुखद संकेत समाज में इसलिए हैं कि जिस प्रदेश को भ्रूण हत्या के वजह से एक कुदृष्टि के तौर पर देखा जाता था, एक पिछड़े प्रदेश के रूप में देखा जाता था, आज महिलाओं की स्वीकार्यता चाहे सरकारी नौकरियों में, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। बिना किसी नानुकुर के, बिना किसी पूर्वाग्रह के इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए, और ये जितनी जल्दी लागू हो सके उसकी दिशा में सभी पार्टियों को काम करना चाहिए। ना केवल स्वागत करना चाहिए बल्कि इसका समर्थन भी करना चाहिए सबको। और अभी ये जो माहौल बना अभी 2, 4, 8, 10 घंटे में, आप देखो कि जिन दो दलों का मैंने जिक्र किया था कि जो पुरजोर विरोध कर रहे थे, आरजेडी और समाजवादी पार्टी, वो भी आज मौन इस मामले में। अब वो उनकी आरक्षण की बात नहीं कर रहे, मतलब मौन स्वीकृति उनकी भी है, कांग्रेस की भी तो इसमें स्वीकृति है ही है। ये पहली बार एक ऐसा माहौल बनता दिख रहा है कि इस बिल पर सारे लोग सहमत हैं, ऐसा इसकी ऐसी भावना वहां से प्रतिध्वनित होती दिखाई दे रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, देश की आधी आबादी के मामले में सारे दल एक मत दिखाई दे रहे हैं, और एक मत होना भी चाहिए। और कई इश्यूज ऐसे होते हैं जो देश से भी बढ़कर होते हैं, उसमें सारे राजनीतिक दलों को एक होना ही चाहिए। समय सीमा के चलते मैं चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आधी आबादी को उनका पूरा और वाजिब हक देने की एक सुखद शुरुआत हो चुकी है, सुखद श्री गणेश हुआ है, और देश में इसको सहयोग कहें, सौभाग्य कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ऐसे बड़े बड़े निर्णयों का कहीं ना कहीं निमित्त और माध्यम बनते हैं। तो बड़े निर्णयों का जब निमित्त और माध्यम बनेंगे तो उसका फायदा, उसका लाभ होना स्वाभाविक है। तो 2023 और 24 में इस निर्णय की क्या झलक देखने को मिलेगी, देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।